So students, we are starting today's topic with the application of Gauss law. In previous lecture we studied about what is a Gauss law and how to prove it. Gauss law क्या है और वो उसे प्रूव कैसे करेंगे. Gauss law हमारा क्या था, एक पॉइंट हम समझ सकते हैं. Gauss law is a mathematical relation between your charge enclosed and electric flux associated with that. अब गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है. जैसे बच्चे समझते हैं ना कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ तो उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं. एक्चुअली कुछ स्पेशल नहीं है. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का मतलब है गॉस लॉ का यूज करके हम कुछ जो हमारी फाइनाइट बॉडीज है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. देखिए हमने क्या पढ़ा, व्हाट वी स्टडी टिल नाउ. हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है. देखिए हमने पढ़ा एक तो गॉस लॉ. देखिए फिर से मैं बड़े प्रॉपर आपको तरीके बताऊंगा. हमने पढ़ा है गॉस लॉ, जो कि क्या था, गॉस ने बोला था कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. जितना चार्ज हमारा एनक्लोज है, ठीक है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए तो जो वैल्यू आएगी वो फ्लक्स की वैल्यू हमारी होगी. ठीक है. और दूसरा पॉइंट है, एक बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में. इफ यू आर हैविंग अ पॉइंट चार्ज, अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज हमारे पास और छोटा सा चार्ज है, बिल्कुल बारीक सा, और इसका चार्ज वाली क्यू है. इसके सेंटर से, मतलब पॉइंट चार्ज है तो इसका सेंटर भी यही होगा, इनफैक्ट बड़ा नहीं है, तो आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है मान लो पी. तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा हमारा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी चार्ज है Q बाई आर स्क्वायर, Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर. हमें पता है, इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं, दिस इज स्मॉल के Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर. इसको हमें पता है कि हम इसको बोलते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर. इतना इस चार्ज के आसपास इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. लेकिन व्हाट अबाउट द बिग बॉडीज, अगर बॉडी हमारी बड़ी है, क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज है. पॉइंट चार्ज के केस में तो ऐसा होगा, अगर हमारी बॉडी बड़ी है, पॉइंट चार्ज हमारा ये, अगर हमारी बॉडी बड़ी है, बिग बॉडी है, तो फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. जैसे एग्जांपल के लिए हम एक बॉडी ले लेते हैं. ये हमारे पास एक लाइन चार्ज, मतलब ये लाइन चार्ज है, सही है, ये लंबा सा लाइन चार्ज, खूब बड़ा लाइन चार्ज है, सही है, और पूरे पे ही चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ये पॉइंट बॉडी तो नहीं है ना, पॉइंट बॉडी नहीं है. तो इसके आसपास, इसके किसी भी पॉइंट से आर डिस्टेंस पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. तो ये निकालने के तरीके हम पॉइंट बॉडी के हिसाब से निकाल सकते हैं. हमने एक छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लिया, उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और बाकी सभी के लिए, पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर दिया. ये पहले भी हम सीख चुके हैं. ये हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में. अगर टॉपिक का नाम जानना चाह रहे हैं कहाँ हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में. एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और पूरी रॉड के लिए उसको इंटीग्रेट करके फॉर्मूला छोड़ दिया था. ठीक है, उससे भी हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्या हम गॉस लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं, क्या बिना इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं. दैट्स वाई इट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. हम इस बड़ी सी बॉडी का, फाइनाइट बॉडी, इट इज अ फाइनाइट बॉडी. फाइनाइट का मतलब उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगी, बड़ी कितनी बड़ी हो सकती है, सही, एक बॉडी है, लेकिन पॉइंट बॉडी नहीं है, पॉइंट बॉडी नहीं है, पॉइंट के बराबर नहीं है, बड़ी है. लाइक इट इज नॉट लाइक दिस, बड़ी बॉडी है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है, और किसका यूज करना है, एप्लीकेशन करना, गॉस लॉ का यूज करना है. ठीक है, तो ये बॉडी हमारी जो बिग बॉडी कैसे कैसी हो सकती है, दिस इज अ लाइन चार्ज, एक हमारी ये 1 डायमेंशन शेप हो सकती है. ये हमारी बॉडी ऐसी हो सकती है कि हमारे पास एक चार्ज शीट है, बहुत बड़ी चार्ज शीट है ना, इसके आसपास बहुत बड़ी का मतलब है ये इनफाइनाइट, इसको भी मान सकते हैं, ये इधर भी इनफाइनाइट चलेगी, इधर भी इनफाइनाइट, इधर बहुत बड़ी बॉडी है. उसके सेंटर से किसी पॉइंट पे एक पॉइंट है यहाँ पे, आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें. लेकिन फिर से वही बात है, क्या हम गॉस लॉ का यूज करते हुए निकाल सकते हैं. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सीखा था कि हम इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं. थर्ड केस हमारा बनेगा, एक हमारे पास स्फीयर है, एक हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है. तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट लेंगे और गॉस लॉ का यूज करके हम निकाल सकते हैं. बाहर वाले पॉइंट पे, सरफेस पे और इनसाइड, 3 केस बनेंगे यहाँ पे. देखो सरफेस पे तो एक ही बनेगा, सरफेस से कितना भी दूर चले जाओ. यहाँ पे भी एक केस बनेगा, यहाँ पे कई सारे केस बनेंगे, सरफेस से बाहर, सरफेस पे और सरफेस के अंदर. ये शेल है हमारा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, गोला है, बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब ये गोला सा है, चार्ज की सरफेस पे ही, अंदर चार्ज नहीं है. तो ऐसे कुल मिला के पॉइंट है ये. आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ का यूज करते हुए जो चीज हम ड्राइव करेंगे उन्हें कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ है, अब यूज करना सीखेंगे. तो टॉपिक है हमारा, लेट कंसीडर अ वेरी बिग लाइन चार्ज. बहुत बड़ा लाइन चार्ज हमने लिया कि ये इनफाइनाइट तक ऊपर चला गया, इनफाइनाइट तक नीचे चला गया है. अब मान लेते हैं
इस पे जो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी रहती है लैम्डा, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस टर्म को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल चार्ज पे मालूम ने क्या दिया, ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये आपके मालूम लैम्डा डिफाइन है। तो ये चार्ज हमने इसको दिया था तो पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तभी हम इसको लॉ को यूज करके बोलेंगे हाँ ठीक है। तो गॉस लॉ का अगर यूज करेंगे तो गॉस लॉ के साथ में हमेशा जुड़ी है एक गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ के साथ हमेशा गॉसियन सरफेस जुड़ी है। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ये जो साइज ऑफ अ शेप ऑफ अ गॉसियन सरफेस इज सिमिलर टू द चार्ज एनक्लोज। अगर हमारा चार्ज स्फेरिकल है तो गॉस सरफेस हमारी क्या होगी, एक स्फेयर होगी। लाइन चार्ज है तो सिलेंडर होगी, तो यहाँ पे देखिए लाइन चार्ज है तो पुरानी बात रिपीट हो गई हमारी। तो लाइन चार्ज तो हमने एज्यूम कर लिया, एक बड़ी बड़ी सी हमने एक बड़ा सा सिलेंडर कंसिडर कर लिया जो कि इस लाइन से आर डिस्टेंस पे है, मतलब आर डिस्टेंस पे इधर है तो आर डिस्टेंस पे इधर है। हम नॉर्मली कोशिश ये करेंगे जो हमारा चार्ज है वो गॉस सरफेस, जो गॉसियन सरफेस है उसके मिडिल में हो, बाय डिफॉल्ट सिमेट्री का यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस पे हमें मतलब कि ये हमें इस पॉइंट पे, मतलब पी पॉइंट है सरफेस पे, इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, गॉसियन सरफेस हमने फाइंड कर लिए कि गॉस लॉ में लगाना है। तो हमने यहाँ पे हमें गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला ये था हमारा, आपको याद होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इसका यूज करेंगे हम कहीं ना कहीं इस वाले इधर वाले पोर्शन का, इतने का ही यूज करेंगे, इतने का। सही, इसमें ई है, हमें यही ई फाइंड करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 समझ लेंगे और इसी का यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या बोला था उन्होंने, ये बोला था कि ई डॉट डी एस जितने भी होंगे पूरी क्लोज सरफेस पे उनका इंटीग्रेशन होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या, ई डॉट डी एस पूरी क्लोज सरफेस पे। अब यहाँ सरफेस कितनी है देखोगे ध्यान से, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सरफेस मिलेंगी 3। कौन कौन सरफेस मिलेंगी, देखो 3 सरफेस। एक तो आपका ऊपर वाला कैप, एक नीचे वाला कैप आपको मिलेगा, नीचे भी कैप होगा इस पे, और एक कर्व सरफेस। आपकी 3 सरफेस अगर देखा है, 3 सरफेस, 2 सरफेस, एक ऊपर वाला कैप, नीचे वाला कैप, एक कर्व सरफेस। तो ई डॉट डी एस 3 जगह लगा लेंगे, मतलब इसको मैं पहला कैप बोल दूं, दूसरा कैप बोल दूं और तीसरा बोल दूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ई डॉट डी एस को 3 जगह ब्रेक करूंगा क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट इंटीग्रेशन। जो गोले का मतलब क्या है, कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यानी कि जो सरफेस है पूरी सरफेस की बात हो रही है। एंड सरफेस यहाँ पे सरफेस है 3 पार्ट में डिवाइड है, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो ई डॉट डी एस हम 3 जगह लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस 3 जगह। अभी आपको समझ में आने लगेगा, बस बहुत सिंपल सा है, ये लगा सकते हैं, लेकिन देखो सिचुएशन हर जगह बदल रही है ना, इसलिए। सही है, अभी देखते हैं क्यों ऐसा नहीं कर सकते एक साथ, क्योंकि वो लग रहा है हमें सिमिलर है लेकिन ऐसा है नहीं। ये पहली सरफेस पे, दूसरी सरफेस पे, तीसरी सरफेस पे। पहली सरफेस का मतलब यहाँ पे ई डॉट डी एस लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर कर्व पे लगाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है। देखिए, तो मान लो मैंने कहा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमारा जो हमारा चार्ज उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ये लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, लेकिन वो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो वो लाइन होगी, आपने पहले ही पढ़ा, किसी भी जो सरफेस से चार्ज निकल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो सरफेस के क्या होंगी, नॉर्मली। ये पहले पॉइंट बता चुका हूँ। तो लाइंस इस सरफेस से निकलेगी, वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी, यहाँ 90 डिग्री बनाएगी, इस तरीके से नॉर्मली लाइंस निकलेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्मली इसलिए निकलती है कि वो आगे नहीं तो आपस इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे मान लो ये हमारा है कि अगर मैंने कहा ये लाइंस है, अगर कोई लाइन नॉर्मली नहीं, मान लो मैं इसको किधर करूँ, इधर कर दिया मान लो, चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस मान ली, और तो यहाँ से जो लाइन निकलेगी वो हो सकता है टकराएगी, नहीं टकराएगी, या यहाँ से कहीं जाएगी लाइन तो टकराएगी। अगर बहुत सारी लाइन्स हैं जो आपस में नहीं टकराने देनी है, तो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, सीधी सीधी होनी चाहिए। तो आपके क्या होंगी, वो आपकी वो आपस में स्टैक नहीं करेंगी। ठीक है, जस्ट सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइंस आपस में स्ट्राइक ना करें, तो वो सारी लाइंस क्या होनी चाहिए, इस सरफेस के नॉर्मल होनी चाहिए। सोच के देखिए इस तरीके से, अगर इनमें से एक भी लाइन अपना रास्ता डेविएट कर ले तो या तो इधर टकराएगी ना, या तो इधर टकराएगी। ठीक है, अगर सारी पैरेलल होंगी तो चली जाएंगी तो 90। इसी पीछे और भी कॉज है, लेकिन अभी ये सबसे सिंपलेस्ट कॉज हमने बताया वो ये है। इसके अलावा बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम यहाँ पे अपने टॉपिक से हट जाएंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी 90 डिग्री पे होनी ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। तो हाँ, ये अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने, ये चार्ज का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड कलर का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना रखा है। अब देखिए जो पहली सरफेस है, इस पे आपका एरिया वेक्टर डिफाइन करिए। पहली सरफेस हमारी जो कैप है ऐसा है, इस पे एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर।
आउटवर्ड होगा वो, सही है। तो इसका एरिया वेक्टर मान लो यहाँ पे ऐसा होगा, और 2 वाले पे एरिया वेक्टर कैसा होगा, आउटवर्ड, नीचे ले लेंगे, होगा तो परपेंडिकुलर ले लेगा आउटवर्ड। और इस कर्व सरफेस पे क्या होगा, मान लो ये छोटा कर्व सरफेस यहाँ ले लूँ, तो उसका एरिया वेक्टर यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना, देखिए चेक करिए, ये 90 डिग्री है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसा ही रहेगा। एरिया इस पे देखो, एरिया वेक्टर ऊपर है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल है 90। बस इकलौती एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कर्व सरफेस पे इधर है, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होगा, कहीं पे भी देख लो, अगर आप कहोगे इस जगह में अगर सरफेस मान लेता छोटी सी, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होता, और इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर भी जाएगा, इधर भी तो आएगा, ऐसे ही इधर ही जाएगा इस तरीके। तो इनका एंगल हमेशा क्या बनने वाला है, 0, ठीक है। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो जो ई डॉट डी एस था उसको लिखेंगे प्रॉपरली। तो ई डॉट डी एस को अगर वहीं पे लिखा होता हम क्या लिख सकते थे, ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते थे ना। इसको लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा। तो वन सरफेस के केस में ई डी एस कॉस 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और दूसरे सरफेस में ई डी एस कॉस 90 डिग्री। मैंने उसी में चेंज कर दिया पहली वाली इक्वेशन में ही, सही है। क्योंकि देखो ये जो होता है ई डॉट डी एस क्या होता है, ई और डी एस और इनके बीच में एंगल। तो थर्ड वाली सरफेस में देखिए क्या है, थर्ड वाली सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमारा एरिया वेक्टर भी सरफेस पे उधर कोई है, तो इनके बीच में कॉस 0 डिग्री बनेगा, कॉस 0 डिग्री बनेगा यहाँ पे, सही है। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये ध्यान रखिए, कॉस 90 की वैल्यू हमारी होती है 0। तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, और कॉस 0 वैल्यू क्या होती है 1। तो ये केवल इकलौती ये टर्म बची, बाकी सब टर्म हो गई 0। आप नोट करते रहिए साथ साथ, सही है। तो एग्जैक्ट मैं हर बार यही फॉर्मूला यूज करूंगा, कोई अलग से कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, यही करने वाला हूँ, सही है। तो हमने यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, सही है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, सही है। तो लास्ट वाले में इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, सही है। तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे ई डी एस कॉस 0 वैल्यू 1, ई डी एस हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सही है। तो करते हैं, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो हमने किया, लास्ट में हमारा बचा था इस तरीके से ई डी एस, और यहाँ पे थर्ड के लिखा हुआ था, और हाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अब हम अगर सरफेस को ध्यान से देखें तो जो ये ई डी एस है, सही। हाँ अच्छा, यहाँ देखिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस कर्व सरफेस, थर्ड सरफेस कौन सी है, थर्ड सरफेस कौन सी, कर्व, एक कर्व सरफेस, एक कर्व सरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज, मैं थोड़ा सा अलग ही डायग्राम बना देता हूँ, गंदा हो गया ये। देखिए जैसे मैंने कहा ये मेरा इस तरीके से था, एक कर्व सरफेस थी, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सही है, तो चार्ज क्या है ये, तो और ये डिस्टेंस क्या है r, तो इस चार्ज की वजह से इतनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, भाई सेम कंडीशन यहाँ पे उतना ही चार्ज होगा, और ये डिस्टेंस सेम होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होगा। अगर ध्यान देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर होंगे। क्यों, ये चार्ज उतना ही है, जितना चार्ज यहाँ उतना ही चार्ज यहाँ होगा। पूरी लाइन पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि ऊपर ज्यादा चार्ज है नीचे कम है, तो पूरी लाइन पे चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो डिस्टेंस दोनों जगह कॉमन है। तो चार्ज हमारा होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। ऐसा यहाँ पे होने वाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही होगा। क्यों, चार्ज दोनों के, इस केस में और उसके इस केस में जो चार्ज है उस केस में भी वही चार्ज है, और ये डिस्टेंस भी इक्वल है कि ये बीच में है। तो सारा की गॉसियन सरफेस पे जितने भी हमारे सरफेस पे पॉइंट बनेंगे, और हर पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, इन पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। ये बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा गॉसियन जो हमारी कर्व सरफेस है उस पर इक्वल होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है उससे यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, ये चार्ज से ये डिस्टेंस, इस चार्ज से ये डिस्टेंस, चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। तो हमारा वो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में नहीं रुकता है, वो बाहर आ जाएगा। तो ये आगे हो गया हमारा। इसके बाद में, इस लाइन के बाद में ये हमारा बाहर हो गया है, और अंदर रहेगा ds, और वो भी कौन सा, 3 वाला ds इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो जो ds कौन सा, थर्ड सरफेस का ds, यानी कि जो थर्ड सरफेस का कर्व सरफेस में छोटा सा ds है, उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कर्व सरफेस का ही टोटल कर्व सरफेस बनेगी। ये जो ds है कहाँ से लिया है, इस कर्व सरफेस पे लिया हुआ था। तो अगर जो कर्व सरफेस के सारे ds, कर्व सरफेस के सारे टुकड़े का हम इंटीग्रेट कर देंगे तो कर्व सरफेस का बनेगा एरिया। तो एरिया हमारा कैसे बनेगा, अगर ये रेडियस r है, समझ के देखना, ये रेडियस अगर r है तो पेरीफेरल कितनी होगी, 2 पाई r।
और ये लेंथ मालूम मैंने मान ली एल, सही है, मतलब इसकी लेंथ मान ली एल, तो इसका एरिया इस सरफेस कर्व सरफेस का एरिया होगा 2πr l। मैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, सही है। तो इंटीग्रेशन हमारा हुआ 2πr l इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमें तो फाइंड करना ई, तो ई फाइंड कर लो, भाई सबको हटा दो, तो ई इक्वल्स टू क्यू बाई 2π एप्सिलॉन नॉट आर और एल, ठीक है। ये इट इज अ राइट आंसर, लेकिन इसको हम नए प्रेजेंटेशन में भी दे सकते हैं। क्यू आई एल को हमने क्या डिफाइन किया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस सॉरी क्या कर सॉरी चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा हमने डिफाइन किया हुआ था। तो हमारा हो गया हाँ लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट आर, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। और इससे पता चला हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वायर से दूर जाने पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं है, इनवर्स लॉ है, केवल इनवर्स में है। डिस्टेंस अगर जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस अगर हमारी इससे बढ़ेगी, जो चार्ज है चार्ज से ज्यादा दूरी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लीनियरली डिक्रीज होगा, स्क्वायर में नहीं होगा, लीनियरली डिक्रीज होगा। जबकि पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारा डिक्रीज होता है इनवर्स स्क्वायर में होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, वहां पे आर स्क्वायर टर्म चलती है, यहाँ पे 1/r है, 1 डिग्री कम हो चुका है, बड़ा नहीं 1 डिग्री कम हुआ है उल्टा, ठीक है। लेकिन ये केस तभी वैलिड है कि हमारा जो चार्ज है बहुत बड़ा है, जो लाइन चार्ज है दैट इज हैविंग लेंथ ऑफ इनफाइनाइट, ये तभी एप्लीकेबल है। तो हमने पहला एप्लीकेशन किया है और केवल इसका यूज किया है अपने गॉस लॉ के फॉर्मूले का। आप देख रहे होंगे 5-6 लाइन में ये आंसर है, समझाना तो लंबा था। आप देखोगे, देखो बैक में दिखाता हूँ, देखिए अगर आप चेक करना चाहें तो कुछ नहीं है, देखिए सिंपल, केवल समझाना पड़ा था, बोला था ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 3 टुकड़े में लगेगा। क्यों लगेगा, यहाँ पे 3 सरफेस है, एक ढक्कन 2 ढक्कन है और एक हमारी कर्व सरफेस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से सीधा सीधा चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा चलेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में हमेशा होगा एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 रहा करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और एरिया वेक्टर ऐसा 90 डिग्री, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और एरिया वेक्टर नीचे 90 डिग्री। तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, के लिए ये वाला पोर्शन बचेगा। जैसे ये वाला पोर्शन आएगा, पहली लाइन, दूसरी लाइन और यहाँ पे देखिए तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 लाइन में से लंबा डेरिवेशन मुझे नहीं लगता, मैं तो पूरी 12th की फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं 6 लाइन से लंबा डेरिवेशन कभी नहीं करता हूँ, भले कोई डेरिवेशन कितना भी लंबा आपको बताते हो। हाँ, आपको वो कंसीडर चार्ज वगैरह वो नहीं लिखाता हूँ, लेकिन जो मेन डेरिवेशन 5 या 6 लाइन का ही होता है हमेशा। आंसर आ चुका है, ठीक है। इसमें नोट करेंगे कि इसको नोट का पॉइंट यही है कि जो हमारा इसको समझना भी तो है, खाली रट के काम नहीं चलना कि एक आगे आंसर फिनिश, क्योंकि आपका पॉइंट चार्ज होता तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आपको ध्यान करिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इनवर्स स्क्वायर में था और ये डिग्री बड़ा नहीं 1 डिग्री कम हो गया है। अगर यहाँ पे क्यूबिक हो जाता तो और तेजी से कम होता, डाइपोल में क्यूबिक आता है, ध्यान करिए, लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री बड़ा नहीं है, उल्टा कम हो गया है, थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो इसलिए डिग्री बहुत बड़ी वायर है, उससे आप पास में जाओगे तो पूरी वायर का इफेक्ट है, आप तो ज़्यादा वायर आपकी इनफाइनाइट है और चार्ज हमारा लिमिटेड था, तो लिमिटेड जो कोई चीज़ से दूर जाओगे तो ज़्यादा फर्क पड़ेंगे, और कोई अनलिमिटेड चीज़ होगी उसके आसपास आप जाओगे तो आप जैसे एक इनफाइनाइट वायर है, उससे आप कितना भी दूर चलाओ तो कहीं ना कहीं उसकी इनफाइनाइट के टच में आप रहोगे ही रहोगे। आप ऊपर भी जाओगे तब भी मिलेगी वायर, आप नीचे आओगे तब भी वायर आपको मिलेगी। एनीवे, तो इट इज़ अ सेंस आल्सो, ये थोड़ा सेंस ध्यान रखिए। तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे, तो गॉस लॉ में हमने पहला केस किया था एक इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना यूजिंग द गॉस लॉ। अब हम करेंगे, तो हमने लीनियर चार्ज लिया था यहाँ पे, अब हम लेंगे एक, पहले हम लिया था यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर, अब हम लेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सरफेस। तो सेकेंड डेरिवेशन है हमारा इसका, तो फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ uniformly charged surface, यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस और यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सरफेस या इनफाइनाइट सरफेस। इनफाइनाइट ये सरफेस तो है लेकिन इनफाइनाइट सरफेस है। इसका मीनिंग आपको इसको इस तरीके से नहीं बनाना है, लिमिटेड नहीं है कि ऐसी इतनी बड़ी है, ये क्या अनलिमिटेड है, तो ऊपर भी कहीं चली जा रही है इनफाइनाइट तक, नीचे भी इनफाइनाइट तक, लेफ्ट में भी इनफाइनाइट तक, राइट में भी इनफाइनाइट तक, इस तरीके से कुछ सरफेस है। यूनिफॉर्मली चार्ज होने का मतलब है इस पर जो चार्ज है वो हमारा
पूरी एक बार सरफेस पे अगर कोने पे भी दोगे तो पूरी सरफेस पे चार्ज हमेशा मेटेलिक सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमने मान लीजिए हमारा चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, ठीक है। तो इसके सरफेस से थोड़ा सा डिस्टेंस पे, मतलब सरफेस में एक पॉइंट ले लिया, इस सरफेस से थोड़ा डिस्टेंस पे एक पॉइंट है हमारा P, इस जगह मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। लेकिन हमें इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना है, हमें करना है गॉस लॉ का यूज। यहाँ पे यूजिंग गॉस लॉ भी हम लिख देंगे, गॉस लॉ का यूज करके ही लिखना है, यूजिंग गॉस लॉ। तो बस सिंपल सब स्टार्ट करते हैं। जब गॉस लॉ होगा तो गॉसियन सरफेस होगी, और गॉसियन सरफेस क्या करेगी, वो जो हमारा मेन चार्ज उसको सिमेट्रिकली कवर करेगी। तो गॉसियन सरफेस उसके जैसी ही होती है काफी हद तक, सही है, जैसे चार्ज है। तो हमारा चार्ज का प्लेन है, तो प्लेन को जो कोई पेपर है, पेपर कवर करने के लिए 2 पेपर और चाहिए इस तरीके से। तो हमने कहा इसके जो हमारी, ये आपको देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन रियल में कैसा है, ये इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से गॉसियन सरफेस ऐसी है, भले ऐसे सामने से देखेंगे ऐसे, लेकिन रियल में कैसे एक लाइन जैसी आपको दिखाई देगी। तो इसको कवर करने के लिए इधर भी एक कुछ लगाएंगे और इधर भी एक कुछ कवर करेंगे, सही है। तो जो हम एक तरीके से कवर हमने किया, मतलब एक हमने यहाँ पे गोला मान लिया, हमने इसके लिए एक सिलेंडर ऐसा एज्यूम किया है। इसमें जो मेन गॉसियन सरफेस अगर देखेंगे वो हमारे ढक्कन ही है, जो कवर है यही इसके जैसे हैं, सही है। ढक्कन थोड़े दूर दूर है, लेकिन उनको कवर करने के लिए इन्होंने बाकी भी कर्व सरफेस भी यूज कर ली है। तो ये हमारे ढक्कन है, यहाँ पे 2 ढक्कन है और क्या है, और बाकी क्या है, कर्व है, सही है। समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आप देखेंगे गॉसियन सरफेस इसकी जैसी ही है, गॉस सरफेस कभी भी ये, हाँ कवर कितना बड़ा कर दो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रहेगा ये इसके जैसे, ये कवर है, इसको कवर कर लिया हमने गॉसियन चार्ज सरफेस के लिए हमने कवर कर लिया। ये जो चार्ज सरफेस हमने इसको माना है लेट, इसकी जैसे हम पहले में लैम्डा डिफाइन किया था, यहाँ पे हम सिग्मा डिफाइन करेंगे। वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी था, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम कहेंगे लेट सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो कि क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया हमारा, सही है। तो सिग्मा हमारा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको जब भी यूज करना होगा हम आगे चल के यूज कर सकते हैं। चलिए अब हमने क्या किया है, इसमें गॉस लॉ का यूज करेंगे, तो गॉस लॉ को लिखना पड़ेगा भैया हम कौन सा गॉस लॉ कर रहे हैं। तो इसका करना प्रूफ, सही है, प्रूफ करके देखना है या डिराइव कर रहे हैं ऐसे मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे ये गॉस लॉ हमारा ये था, सिग्मा फाई इक्वल्स टू ई डॉट ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। जितनी बार आप लिखेंगे तो आपको याद होने लगा कि यही हमें हमेशा यूज करना है, और ये यूज नहीं करना है, इनफेक्ट ये वाली टर्म हमें यूज करनी होती है, इसी में से हमें ई निकालना है कहीं ना कहीं, है ना, इसी से ई निकालना है। अब हमने ये जो लॉ लगाया था यहाँ पे क्लोज गॉसियन सरफेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 3 गॉसियन सरफेस अगर देखा जाए, मतलब वैसे कंप्लीट एक सिलेंडर है लेकिन 3 पार्ट है, एक आपका ये ढक्कन है 1 नंबर का, ये 2 नंबर का सरफेस और तीसरे नंबर का सरफेस, 3 सरफेस है। अब पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा इस सरफेस के नॉर्मल, तो ये सरफेस हमारी ऐसी है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे, ठीक है। तो आप उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि हमारा इस चार्ज से, मतलब इस चार्ज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो ऐसा निकला, इधर को निकला इस तरीके से निकला होगा, और इधर को निकला होगा, सही इस तरीके से। अब देखते हैं कि हर सरफेस पे एरिया वेक्टर डिफाइन कर देते हैं। हर सरफेस पे एरिया वेक्टर आपको बताना, बस इतना ही करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो पहली सरफेस पे, ये सरफेस हमारी ऐसी है तो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड, तो इसका एरिया वेक्टर हमने बना लिया आउटवर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, डीएस वेक्टर कह सकते हैं इसको, इनके बीच में एंगल है 0। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जा रहा है ये, और इस पे जो ये सरफेस है इस पे एरिया वेक्टर हमारा इधर को, तो ये हमारा डीएस वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दोनों के बीच में एंगल है 0। अब तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सब बात बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। और कर्व सरफेस पे देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो जा रहा था रेड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को ही है, एक कर्व सरफेस पे छोटा सा एरिया अगर हम लेंगे तो वो कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर कहीं भी होगा, वो रहेगा परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा इसका एंगल रहेगा 90 डिग्री। ये पॉइंट अगर किसी को नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं, ये पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो कैप है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पे एरिया वेक्टर इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ही, इस वाले पे सरफेस ऐसी और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को और एरिया वेक्टर भी इधर को, तो इनका एंगल 0 0 0 0। और ये जो हमारा है यहाँ पे कर्व सरफेस पे छोटा सा भी हम पॉइंट लेंगे थोड़ा सा भी, तो उस पर एरिया वेक्टर बनेगा हमारा अपवर्ड, इस तरीके से अपवर्ड बनेगा कर्व सरफेस, कहीं भी ऐसा बनेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये हमारा ऐसा ही रहेगा ऊपर, तो ये 90 डिग्री ही रहेगा, कहीं भी चला जाए रहेगा 90 डिग्री ही, तो 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। बस इसको ही करना है।
ठीक है, तो बस हमने पहले भी बोला हुआ, तो क्या करते हैं, ई डॉट डी एस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सही है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, 3, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखिए वही हमेशा की तरह, ई डी एस, ई डॉट डी एस ऐसे कर लिख सकते हैं, या शुरुआत से लिख दो, ऐसे कर दो, ई डी एस कॉज, ई डी एस कॉज लिख देंगे, बाद में थीटा बाद में लगा देंगे, ई डी एस कॉज, अभी हम एंगल लगाएंगे दोबारा बता के आपको, और ई डी एस कॉज, और उधर क्या रहेगा हमारा क्यू आई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस सरफेस 1 ले लेंगे, ये 2 के लिए कर लेंगे और 3 के लिए कर लेंगे, सही है। और जो 1 सरफेस सही होगी यानी ये, तो एंगल रहा होगा 0, तो यहाँ पे कॉज 0 डिग्री लगेगा, और 2 सरफेस पे रहेगा तो ये और ये एंगल 0, तो यहाँ पे भी एंगल 0 रहेगा। और थर्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ऐसा ही है, और ये हमारा ये तो 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा कर लिया, और वहाँ पे जो जो थीटा है वो एंगल हमने लगा दिए। कॉस 0, कॉस 90 वैल्यू क्या होती है, हाँ यहाँ पे कॉस 90 वैल्यू क्या आती है 0, कॉस 90 वैल्यू होगी 0, तो ये होगा 0, ये तो पूरा 0 हो गया। हाँ इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारा ई डी एस 2 टर्म आ गई, ई डी एस 2 टर्म आ गई। और हमने देखा कि अच्छा दोनों टर्म में काफ़ी हद तक एक खास बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर भी कांस्टेंट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर भी कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि जो सरफेस है, मतलब ये पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ से ये डिस्टेंस बराबर है, यहाँ से ये डिस्टेंस बराबर है इस पॉइंट पे, मतलब पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, कि जो हमारी जो सरफेस है वो हमारे यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है। हर पॉइंट के लिए चार्ज है और डिस्टेंस है, चार्ज है डिस्टेंस है, तो पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी कांस्टेंट होगा, और जितनी दूरी पे ये हमारा ढक्कन है इतनी दूरी पे ये ढक्कन है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट होगा। तो दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा ई डी एस फर्स्ट सरफेस का, दूसरे में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा सेकेंड सरफेस के एरिया का, और वो तो वैल्यू 0 है ही, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमने कहा कि ये जो सरफेस मान लो, इस सरफेस का टोटल एरिया मान लो, इसको मान लेते हैं जो कैप है हमारा, इसका एरिया मान लो मैंने कहा ए है, तो सिमेट्री से अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए होगा। क्या होगा, ए होगा। सिमेट्री से ए मान लिया कि हमारे कर्व सरफेस का जो एरिया ए है, तो जो डी एस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए, और डी एस इंटीग्रेशन 2 का भी ए, तो ये हमारा ई इंटू ए, तो हमारा होगा 2e ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। रीत का देख लीजिए लास्ट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बोला जो इस ढक्कन का जो आपका कैप है इसका एरिया टोटल होगा, इंटीग्रेशन ds1 जो है वो होगा ए, मान लिया कि ये भी है, और सिमेट्री से जितना एक जो सिलेंडर, जितना ऐसा सिलेंडर उतना ही सिलेंडर यहाँ पे है, तो यहाँ इसका भी जो एक कैप है उसका भी एरिया होगा ए, इस कैप का एरिया भी होगा ए, तो इंटीग्रेशन ds1 जो है वो ds1 हमारा ए हो जाएगा, और ds2 भी इंटीग्रेशन 2a भी हो जाएगा, तो e इंटू ए, तो 2 टाइम आया e इंटू ए, तो दैट इज 2e a क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ से e तो निकालना, आंसर आ गया, यही तुम्हारा आंसर है 2e a क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड वी नीड टू फाइंड e, तो e क्या हो जाएगा हमारा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a। ये इट इज द राइट आंसर, लेकिन उसको प्रेजेंट दूसरे तरीके से कर सकते हैं। क्यू बाई a को हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, दैट इज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो e इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो आया वो आर के इंडिपेंडेंट ही आ गया। पहले तो 1 डिग्री कम ही हुआ था, और कम होते होते इतना कम हो गया, आर की पावर 0 आ गया। इनफैक्ट इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या है, आर की पावर 0, आर है ही नहीं, आर के डिपेंडेंट ही नहीं है, सही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारी सरफेस बहुत बड़ी है, उससे अगर थोड़ी दूरी पे, कितनी भी दूरी पे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा, आपने कहा आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आपने कहा नहीं थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ा दो, यहाँ से 2r पे कितना निकलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इंडिपेंडेंट आर के, आर बढ़ने पे भी कम और ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कब वो कैसी सरफेस होनी चाहिए, दैट शुड बी वेरी लार्ज सरफेस, बहुत बड़ी सरफेस होना चाहिए। और जो बहुत बड़ी सरफेस होगी, तो जब इनफाइनाइट सरफेस होगी तो उसके पास में पॉइंट, जो जितने पॉइंट होंगे, ये पॉइंट फाइनाइट है, पॉइंट फाइनाइट, आर क्या है फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट वैल्यू कभी इनफाइनाइट सामने हमेशा छोटी ही रहेंगी, क्योंकि बहुत बड़ी सरफेस है, बहुत बड़ी सरफेस है, तो ये वैल्यू क्या रहेंगी, बहुत छोटी छोटी रहेंगी उसके रिस्पेक्ट में, कि ये दी जाता फाइनाइट वैल्यू इनफाइनाइट से हमेशा बहुत छोटी होती है, क्योंकि इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं, कितना इनफाइनाइट हो सकता है।
10 करोड़, 10 खरब, ट्रिलियंस, मिलियंस, इनफाइनाइट का मतलब तो इनफाइनाइट ही है। तो उस केस में हमारा पॉइंट यह है, अगर बहुत बड़ी चार्ज सरफेस है उससे r डिस्टेंस पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और जो 2r पे भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 10r पे भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। r के इंडिपेंडेंट रहेगा चार्ज, है ना, किसी चार्ज शीट के पास में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस तरीके से। अब हम थर्ड डेरिवेशन करेंगे इसके बाद में। हमने अभी पहले क्या किया था, एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, हमने फिर एक सरफेस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब हम कहेंगे हमारे पास एक वॉल्यूम होना चाहिए 3 डायमेंशनल, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसमें केस 2-3 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, लेकिन है बहुत आसान वो भी। चलिए देखते हैं। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड केस, ठीक है। किससे निकालना है, गॉस लॉ का यूज करते हुए निकालना है, इंटीग्रेशन का मेथड नहीं यूज करना है। तो पहला केस लेते हैं, उसमें भी पहला केस हम लोग लेंगे कि मान लेते हैं जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमें जो हमारा चार्ज सरफेस है, जो हमारा शेल है, उसके आउटर पॉइंट भी निकालना है। तो पहला केस हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट भी निकालना है मान लीजिए, है ना। तो हमने कहा चलिए ठीक है, तो एक हम ले लेते हैं अपना एक इस पे ले लेते हैं, ठीक है, मतलब ने एक इस पे ले लिया, ठीक है, ठीक है, ये हमारा इस पे ले लिया हमने, ठीक है। अब और हमारा मान लेते हैं जो हमारा स्फीयर है वो हमारा कैसा है, एक शेल है हमारा, मैंने पहले बोला शेल खाली है, इस पे चार्ज है मान लीजिए, और वो सब चार्ज हर जगह इक्वल है, ऐसा नहीं कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। ये हमने रेड कलर से चार्ज को डिनोट करने की कोशिश करी है, और सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर से, इसके सेंटर से निकालना है, इसके सेंटर से, मान लो हमने कहा इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, और कहाँ पे, एट अ आउटर पॉइंट। तो एक केस में तो हम आउटर पॉइंट निकालेंगे, बी वाले केस में हम इसके सरफेस निकालेंगे, और सी वाले केस में इसके अंदर निकालेंगे। बस सिंपल सा है, दोनों केस और तीनों केस आसान है, पहला केस ही थोड़ा 2-3 लाइन है, बाकी में तो कुछ है भी नहीं। चलिए, तो थोड़ा पॉइंट पास ले ले, ज़्यादा दूर ले लिया मैंने। तो मैंने कहा मुझे यहाँ पे निकालना है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ठीक है, जैसे गॉस लॉ स्टार्ट होगा, हमेशा सोचिए गॉस लॉ स्टार्ट होगा तो गॉस का तो लॉ लिखना पड़ेगा और एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो हमने कहा चलो हमने एक कंसीडर किया, एक इसके आसपास एक गॉसियन सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया है, इसको कवर कर लिया इसने गॉसियन सरफेस में, व्हाइट कलर से मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है इस तरीके से, सही है, जिसने चार्ज को प्रॉपरली एनक्लोज कर लिया है, ठीक है। और हमने क्या किया, फिर गॉस लॉ लिखेंगे। तो गॉस लॉ हमारा क्या होता है, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का कंप्लीट इंटीग्रेशन इक्वल्स टू की वाई एप्सिलॉन नॉट। और हमें सी का यूज करना होता है हमेशा, इसी का यूज करते हुए हमें क्या फाइंड करना है, ई की वैल्यू फाइंड करनी कहीं ना कहीं, यही लॉजिक हमारा, सही है। अब यहाँ पे 3 तरीके की सरफेस नहीं है हमारी, ऐसा नहीं कोई सरफेस फ्लैट है कुछ कर्व है, नहीं, यहाँ तो एक ही सरफेस है, सारी की सारी कर्व है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बताओ है जरूरत क्या, बताइए। तो हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हमने कहा कि भैया अपने गॉसियन सरफेस पे एक छोटा पार्ट, जो भी सरफेस जितनी सरफेस होंगी, भले वो एक सरफेस हो भले 3 सरफेस पे, सब पे क्या लेंगे, एक छोटा सा पार्ट लेंगे, और उस पर कंडीशन देखेंगे कि एरिया वेक्टर किधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है। यहाँ पर सरफेस 3 है ही नहीं, एक ही सरफेस है। तो मैंने कहा ओके, एक सरफेस है, कोई बात नहीं, एक सरफेस हमने इसका ले लिया, एक छोटा सा सरफेस ले लिया। और जो हमारा, अगर हमारी सरफेस अगर फ्लैट सरफेस होगी तो उसमें 2 एरिया वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो फ्लैट सरफेस है वो हमारा कर्व सरफेस का पार्ट है, मतलब हल्का सा ऐसा है, तो कोशिश करिए एरिया वेक्टर बाहर लेने की। अगर सरफेस है हल्की सी कर्व है, कर्व का मतलब समझ, इस तरीके से हल्की सी है, तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर को लेंगे। और अगर हमारी सरफेस है प्लेन स्ट्रेट, तो आप एरिया वेक्टर प्रॉपर्ली कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया रखेंगे इसका, ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो हमारी सरफेस है इस पे एरिया वेक्टर हमारा डीएस वेक्टर हमारा इधर को रहा होगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ रहा होगा, इससे अवे रहा होगा। तो मैंने कहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं इनमें एंगल एक ही रहेगा, 0 डिग्री का एंगल रहेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और कर्व सरफेस भी हमारी एक ही है। अगर हम जो डीएस का इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा सरफेस जो गॉसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे तो मैं लिखूंगा इसको ई डी एस कॉस
एंगल इज जीरो, कॉस 0 डिग्री, और इंटीग्रेशन का साइन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम कहेंगे कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, और इंटीग्रेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरी सरफेस पे हमारा इक्वल है, क्योंकि ये जो चार्ज है इस सरफेस से इक्वल डिस्टेंस पे है। इस चार्ज से ये डिस्टेंस, इस चार्ज से ये डिस्टेंस, अगर यहाँ पे थोड़ा एरिया ले भी ले तो भी डिस्टेंस हमेशा बराबर होने वाली है। ठीक है, तो पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, कि सोर्स मिडिल में है और उससे जो डिस्टेंसेज हमारी सरफेस की रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेज है दैट इज द इक्वल डिस्टेंसेज। तो हमारा ds हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, तो बाहर आ जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब तो आ ही चुका है। अब जो पूरी कर्व सरफेस है, ds का इंटीग्रेशन मतलब पूरी कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन। कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम समराइज कर देंगे तो आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा। E निकालना तो ये वैल्यू सब नीचे चली जाएंगी, तो यू कैन से E इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई r स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। सही है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। सही है, ठीक है। अच्छा, इसको एक अगर एक पॉइंट के रूप में समझना चाहें तो देख सकते हैं कि इसको ये क्या हुआ, ये वैल्यू हमारी k है ना, तो हम लिख सकते हैं k q बाई आर स्क्वायर, k q बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो वही आंसर निकल आया हमारा जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था। ये तो हमारी बड़ी बॉडी की वजह से इतना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। पॉइंट चार्ज अगर हमारा q चार्ज होता था, उससे r डिस्टेंस पे, q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था k q बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है, बिग बॉडी है। बिग बॉडी की वजह से भी हमारा एक स्फीयर होना चाहिए, लेकिन उसके आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है k की बाई आर स्क्वायर। यानी कि कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हमें यानी ये आंसर तब हम निकाल सकते हैं अगर नेक्स्ट टाइम हमसे कभी कहा जाए। तो अगर कहा जाए बड़ी बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, जो इस बॉडी पे चार्ज है, पूरी सरफेस पे क्यू चार्ज है बार बार, हम इसको सेंटर पे कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, सेंटर पे, यहाँ पे कंसीडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। कि वैसे चार्ज हमारे, अगर सोचो वैसे चार्ज यहाँ पे सरफेस पे यहाँ पे है, यहाँ से डिस्टेंस कम है, लेकिन जो सरफेस पे का चार्ज अगर सेंटर पे कंसीडर कर लें, सारा चार्ज सेंटर पे ले आए और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें k q बाई आर स्क्वायर, तो भी हमारा आंसर वही रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आफ्टर ऑल यही हो रहा है कि अगर हम यूनिफॉर्मली चार्ज शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका सारा चार्ज सेंटर पे कंसीडर करके जो फॉर्मूला बनता है वही हमारा फॉर्मूला आ रहा है। यानी कि हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, k q बाई आर स्क्वायर ही इसका आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट हमारा याद रखना है। अब इसका बी केस लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे तो वही, लेकिन हम सरफेस पे निकालेंगे तो क्या होगा। यहीं पे हम कंसीडर कर लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारी स्मॉल आर से मान लो मैंने डिनोट किया हुआ था, और मान लेते हैं जो हमारा जो शेल है वो मान लेते हैं हमारा आर रेडियस का है, कैपिटल आर ले लेते हैं कि मैंने कि वो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, ठीक मान लेते हैं। तो अब हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर पे मत निकालिए, कैपिटल आर पे यानी यहाँ निकाल दीजिए। सही है, तो आपका नेक्स्ट केस हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस पॉइंट, यह कह सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। सरफेस के किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका बी पार्ट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स बी पार्ट। तो फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, क्या कह सकते हैं, एट पॉइंट ऑन सरफेस। सरफेस भी निकालेंगे तो क्या होगा। सही है, तो कुछ नहीं करना, गॉसियन सरफेस को हम ऐसा ले लेंगे, छोटा ले लेंगे और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो हमने कहा मान लीजिए हाँ दोनों आर इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल सही बोला, यही पॉइंट है। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया ये हमारी चार्ज सरफेस है, चार्ज हमारी एक हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है हमारी। सही है, और चार्ज हमारा अगर आप सरफेस के अंदर, तो जो शेल है, शेल के अंदर मटेरियल तो है ही नहीं, चार्ज हमेशा सर उस पर रहेगा, मेटलिक चीज पे रहता है। आप सोचो हवा में चार्ज रख देंगे, नहीं रख सकते हैं, चार्ज हमेशा किसी मेटलिक बॉडी पे ही होगा। अगर इसका शेल है, इफ आई एम सेइंग दिस इज शेल, शेल का मतलब जैसे खाली अंदर से, जब अंदर खाली होगा तो वैसे ही चार्ज अंदर नहीं रह सकता। और वैसे भी चाहे खाली है या खाली नहीं है, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सरफेस पे ही रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इमेजिन करो आपने अंदर चार्ज दिया भी, अंदर चार्ज मतलब बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो सारे पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और जितनी दूर जा सकते हो उतनी दूर जाएंगे, और दूर जाके क्या इसी बॉडी से बाहर जा नहीं सकते, तो पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे।
तो चार्ज हमेशा, और अगर आपने कहा कि ये शेल है तो शेल में तो बॉडी अंदर है ही नहीं, फिर तो आप सरफेस पे दोगे चार्ज तो वो वैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बहुत सारा चार्ज देंगे ना एक ही जगह, इमेजिन करो ये कहा आपने कोशिश करी, लेकिन इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर मान लो 4 है 1 2 3 4, तो ये इस तरीके से होंगे, ये तभी बैलेंस हो सकते हैं। अगर आपने कहा नहीं ऐसे नहीं करिए, कुछ 2 चार्ज मैंने क्या करी, 2 चार्ज पास में कर दी, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन के यहाँ जाएंगे और उसका भी रिपल्शन लगेगा, तो सब लास्ट में क्या होंगे, ऐसी जगह रुक जाएंगे, सारे फोर्स एक दूसरे पे इक्विवेलेंट हो जाएं, सब बैलेंस हो जाएं। अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन्स देंगे किसी बॉडी पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो 1 2 3 4 आएगा, ऐसे मानो। अगर आप 8 देंगे तो 4 ऐसे हो गए, 4 ऐसे हो गए, मतलब वो प्रॉपर सारे बैलेंस इस तरीके से हो जाएंगे कि जो चार्ज यहाँ बैठा होगा उसको धक्का दे रहा है, उसको धक्का दे रहा है, अपना भी बैलेंस किए हुए है। कुल पूरी बॉडी पे कहीं भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं होगा कि कुछ जगह पे ज़्यादा कुछ जगह पे कम हो जाए। अगर वो बॉडी मेटेलिक है तो, मेटेलिक होगी तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। एनीवे तो हमने यूनिफॉर्मली बॉडी ले रखी है, और उन्होंने कहा इस बार जो पॉइंट था बाहर नहीं है, इसकी सरफेस पे। उन्होंने कहा अच्छा सरफेस पे है, चलिए अगर सरफेस पे है तो मैंने कहा सरफेस पे पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट पे निकालना है। तो सरफेस से जिस जगह पे मैं अभी हमने पता था जो हमने पॉइंट लिया था, तो गॉसियन सरफेस उससे पास होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस उससे पास होनी चाहिए, तो पॉइंट से। तो हमने कहा अच्छा पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो हमें यहाँ से पास होने वाली गॉसियन सरफेस हमें लेनी पड़ेगी। तो भाई गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके की होगी, उस पॉइंट से पास होनी चाहिए, इस तरीके कुछ समथिंग लाइक दिस। ये पी पॉइंट से पास हो रही है और चार्ज को एनक्लोज कर रही है। पहले पॉइंट हमारा दूर था तो गॉसियन सरफेस हमारी सॉरी क्या बन गया, सॉरी पहले भाई पॉइंट यहाँ था तो गॉसियन सरफेस हम उसको लेके बना रहे थे, पॉइंट अब हमारा यहाँ है तो इसको लेके गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। समझिए जो गॉसियन सरफेस होगी वो उस पॉइंट से पास होती है, सही है, आ रहा है पॉइंट आपको, सही है। इस तरीके से लॉ लगा देंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। तो फिर से गॉसियन लॉ लगाएंगे, आपको फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का कंप्लीट इंटीग्रेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करना, ई को निकालना है, गॉसियन सरफेस एक ही है हमारी, सही है। और यहाँ पे ले लेंगे, हाँ इसको हमने रेडियस ले लिए अपने स्फीयर की आर, और पॉइंट की रेडियस ले लिए स्मॉल आर, सही, और दोनों इस बार बराबर होंगी हमारी, सही है। यहाँ पे तो एक ही बार लगेगा, 3 गॉसियन सरफेस नहीं है, एक ही गॉसियन सरफेस है। और हमने इस पे अगर एरिया वेक्टर ले लेंगे तो एरिया वेक्टर इधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, दोनों में हमारा एंगल रहेगा 0 डिग्री, हमेशा इधर है 0 डिग्री का एंगल रहेगा। तो हम इसको लिख देंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री इंटीग्रेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाए, कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, तो ई बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई इंटीग्रेशन पूरी डी एस जो सरफेस है उसका सरफेस का स्क्वायर होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू आर, तो हमारा बनेगा उसका 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड वी कैन फाइंड आंसर है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगेन फिर अगेन द सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे आर क्या हमारा कैपिटल है, कैपिटल है। तो आप फिर समझ सकते हैं, देखिए फिर से हमने निकाला है, तो बोले सरफेस पे चार्ज था, वो सरफेस का चार्ज छोड़िए, सरफेस का चार्ज सेंटर पे कंसीडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए। तो सारा चार्ज में सेंटर पे कंसीडर किया, और डिस्टेंस कितनी आर, तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यानी आंसर अभी भी वही है, आंसर अभी भी वही है। सरफेस थोड़ी छोटी होगी, पहले भाई सरफेस पी पॉइंट इतनी दूरी पे था, अब वो खसकते यहाँ पे आ गया, स्मॉल आर और कैपिटल बराबर हो चुके हैं। जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे, तो भी आंसर हमारा सेम आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे भी सरफेस पे होगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और बाहर होगा कैपिटल के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। कुल मिला के आर वो डिस्टेंस होगी जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर सरफेस निकालना है तो स्मॉल आर लगाइए, सरफेस पे निकालना है तो कैपिटल आर लगा दीजिए उसकी जगह। पॉइंट इस बार स्फीयर के अंदर है, ना तो बाहर है ना सरफेस पे ना अंदर है, तो इसको येलो से नोट कर देते हैं। तो मैंने कहा चार्ज मान लो मेरा अंदर है कहीं, मतलब एक पॉइंट है पी अंदर है। अब हमें गॉसियन सरफेस लेनी है जो पॉइंट से पास हो रही हो, तो ये गॉसियन सरफेस हमने ले ली, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस हमने ले ली, जितना सही बने उतना अच्छा है। इस तरीके से ले ली हमने गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की डिजाइनिंग भी बाहर वाली सरफेस की जैसी ही होगी, सही है। तो सब कुछ हम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, देखिए बहुत सिंपल सा है। फाई इक्वल्स टू ई डॉट ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कंप्लीट इंटीग्रेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें इसका यूज करना है और ई को निकालना है, ठीक है।
अब आप देखते हैं इस पॉइंट पे पी हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे कहीं पे भी ये अंदर वाला जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा हमने एरिया कंसीडर किया, उस पे हमारा एरिया वेक्टर बना ds वेक्टर बाहर के लिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना। क्यों? क्योंकि अंदर से तो चार्ज है ही नहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को बने। तो हाँ, लेकिन जो चार्ज बाहर है सरफेस पे वो देखिए, तो उसका एरिया वेक्टर इधर होगा। बाहर वाली सरफेस से जो चार्ज है, बाहर वाली सरफेस पे चार्ज है, तो एरिया वेक्टर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बनेगा। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अगर रूल देखा जाए कि हाँ चार्ज नहीं, चार्ज से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो सरफेस से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सरफेस से स्टार्ट होगा। सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है, सरफेस के अंदर चार्ज नहीं, सरफेस पे चार्ज है, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा। तो एक तरीके से हम सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कि चार्ज ही नहीं है। हमें पता है ना चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो हमें यहाँ पे आंसर वैसे भी दे सकते हैं जीरो है। लेकिन आपका मन नहीं है तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर वाली सरफेस पे और एरिया वेक्टर है, कहीं ना कहीं इनमें 0 डिग्री का एंगल है। तो हम इसको तोड़ लिख देंगे वही फिर से, ई ds और 0 डिग्री, और यहाँ पे जो चार्ज एनक्लोज, चार्ज तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। देखिए ये दिस इज 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू 1 हो गई, और इंटीग्रेशन भले कुछ भी करते रहिए। हाँ, यहाँ पे ई 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आ चुका है। चाहे उसको लॉजिक से कहें, चाहे उसको मैथमेटिक्स से कहें, आंसर हमारा 0 आ गया।